नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए माई क्वेश्चन में जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसकी एक नई वीडियो रखता हूं आपके बीच में। और इसमें एक ऐसे शायर पे बात करेंगे जिनसे सवाल तो बनते हैं लेकिन जानकारी मिलना मुश्किल है। और ये क्वेश्चन जो माई क्वेश्चन होते हैं ये हर उर्दू के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम हैं। स्पेशल टीजीटी की मैंने प्रैक्टिस सेट भी चला रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। और ये ऐसे सवाल हैं जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ हर किसी के लिए अहम हो जाते हैं। आज का पहला यहाँ से देखिए, मुनीर शिकबा आबादी पर बात करेंगे और फिर इसके बाद में सवाल और जवाब वन लाइनर क्वेश्चन भी रखेंगे। तो सबसे पहला ये है कि मुनीर शिकबा आबादी जो हैं इनका असल नाम आपको याद रखना है। असल नाम है मुनीर मोहम्मद इस्माइल हुसैन, यह आपका असल नाम है। मुनीर शिकबा आबादी की पैदाइश में जो है बहुत इख्तलाफ है। पूछा भी जा सकता है कि वो कौन सा शायर है जिसकी पैदाइश में इख्तलाफ है, जैसे वली दकनी के बारे में पूछा जाता रहता है। तो कहीं पर 1810 है, कहीं 1813, कहीं 1814, 1818, 1820, इस तरह से कई इनकी पैदाइश में इख्तलाफ हैं। लेकिन आपको आंसर लगाना है 1813 और या 1814, और दूसरी बात ख़ास तौर से 14 को ही लगाना है क्योंकि इसी को सबने माना है। तो यह 1814 को शिकबाबाद में जो है पैदा हुए, और ये कहाँ है? ये फ़िरोज़ाबाद जो है उसके आसपास में है। फ़िरोज़ाबाद याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। सवाल आगे देखिए, अगला पॉइंट है मुनीर की वफ़ात। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे पहले सही कर लीजिए। मुनीर की वफ़ात जो है, तो इनकी वफ़ात जो है वो 1880 में हुई है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सन है 1880। बहुत फैक्ट हैं यहाँ पे, लेकिन उन पे बात नहीं करेंगे। कहाँ हुई है वफ़ात? तो रामपुर, यूपी में। इनकी वफ़ात तो रामपुर में हुई है, पैदाइश फ़िरोज़ाबाद के पास शिकबाबाद में हुई है। इनके वालिद का नाम याद रखिएगा, वालिद का नाम है मीर अहमद हुसैन, इनके वालिद हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है पॉइंट मुनीर शिकबा आबादी के अजदाद। ये बहुत ज़्यादा सवाल बनता रहता है। अमूमन शायरों के अजदाद पूछे जाने लगे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अरब के रहने वाले थे। मुनीर शिकबा आबादी जो हैं उनके अजदाद अरब के रहने वाले थे, और वहाँ से आकर के फ़िरोज़ाबाद जो है वहाँ पर आबाद हो गए। और ये आए थे इल्तुतमिश के दौर में। तो इल्तुतमिश का दौर कौन सा दौर था? याद रखिए, गुलाम वंश का दूसरा बादशाह है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, और गद्दी पर यह बैठा है 1210 में। इसके बाद में अगला सवाल है कि मुनीर शिकबा आबादी ने जो तालीम, इब्तदाई तालीम हासिल की थी वो अपने वालिद से हासिल की थी, चूँकि इनके वालिद भी जो हैं वो शायर थे, उनसे तालीम हासिल की थी। और साथ में उनका इंतकाल जब हो गया तो इनके एक सौतेले भाई थे, उनका नाम याद रखिए औलाद हुसैन। ये सौतेले भाई हैं मुनीर शिकबा आबादी के। इन्होंने इनकी तालीम मुकम्मल कराने का काम पूरा किया। तो यह चीज़ याद रखना है, इनके भाई हैं सौतेले। मुनीर शिकबा आबादी के वालिद जो हैं वो सौदा जो थे उनके शागिर्दों में गिने जाते हैं। सौदा का नाम याद रखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के इनके वालिद जो है शागिर्द रहे। अगला है पॉइंट, मुनीर शिकबा आबादी ने शायरी की इब्तदा 14 साल की उम्र में की थी। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है मुनीर शिकबा आबादी के नाम पर फ़िरोज़ाबाद में एक चौक जो है उसका भी नाम है मुनीर चौक। यहाँ पर क्या है कि हर बार एक मुशायरा हुआ करता है, बज़्म मुनीर के नाम से मुशायरा हुआ करता है। कहाँ होता है? फ़िरोज़ाबाद में। ये पूछा भी जा सकता है, तो आपको यहाँ से याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। इसके बाद में ये यहाँ से पॉइंट देखिए कि मुनीर शिकबा आबादी जो हैं उनका बेटा भी जो थे वो शायर थे, और उनका नाम भी याद रखिएगा। नाम था सैयद अबू मोहम्मद, ये इनके बेटे का नाम है। दूसरी चीज़ याद रखिए, इनके बेटे जो हैं उनकी क्या कहते हैं, वो तखल्लुस जो इस्तेमाल करते थे वो याद रखिएगा, बदर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ये याद रखने वाली बात है, तो उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल ये है पॉइंट 1857 में जंगे आज़ादी में इन्होंने हिस्सा लिया, मुनीर शिकबा आबादी ने। क्योंकि नौजवान थे, इसी वजह से इनको काला पानी भेज दिया गया था। काला पानी मतलब अंडमान निकोबार की जो जेल है वहाँ इनको कैद कर दिया गया था।
और यहीं कैद में रहते हुए मुनीर शिकबावादी ने अपनी नज़्म का मजमुआ कैद से निजात भी लिखा है। ये भी याद रखिए। तो आपसे पूछा जा कई सवाल हैं कि 1857 के हंगामों में इनको कहाँ कैद किया गया था, तो अंडमान निकोबार में। ये भी याद रहे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पूछा जाता रहता है। तो इनको कैद जो हुई है उसमें इन्होंने कैद में रहते हुए नज़्म का जो मजमुआ लिखा है वो कैद से निजात है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता किसका है। अब इनकी अहम तसानीफ़ों में देखिए कुछ ख़ास नाम हैं इनकी तसानीफ़ों में। सबसे पहला तो यही नाम है कैद से निजात। दूसरा नाम है जंग आज़ादी, आज़ादी गल लिखा है, जंग आज़ादी 1857। इसके बाद में है तिलस्म गौहरबार। तिलस्म गौहरबार जो है वो तसानीफ़ याद रखिए, किसकी है तसनीफ़, तो इन्हीं की है, मुनीर शिकबावादी का। अगला है इनका एक दीवान भी था, मुंतखबुल आलम जो है वो इनका एक दीवान भी है, ये भी याद रखिएगा। और इनकी कुल्लियात जो है वो कुल्लियात मुनीर है जो 1853 में आई थी। अब उम्मीद करता हूँ ये पाँचों तसानीफ़ें आपको याद रहेंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं याद रखनी है, इनसे 2 ही 4 सवाल एक ही 2 सवाल बनते हैं, बस थोड़े से आसान बनते हैं आपको अगर ये मालूम है। मुनीर शिकबावादी ने एक कसीदा लिखा था, वो कसीदा क्या है, ये कसीदा इनके बारे में पूछा जाता है, कसीदा को इन्हें माना भी जाता है शायर। तो दर तहनीत गुस्ल सेहत, ये जो है वो कसीदा इन्होंने लिखा था, नवाब तजल्ली हुसैन फ़रखा आबादी की शान में लिखा था, ये भी याद रखिएगा। तो नवाब तजल्ली हुसैन फ़रखा आबादी की शान में दर तहनीत गुस्ल सेहत जो है वो इन्होंने कसीदा लिखा है। किसका है, तो मुनीर शिकबावादी का। अगला पॉइंट देखिए, मुनीर शिकबावादी की सवानें, इनकी सवानें कौन सी है, इनकी सवानें है इंतखाबे कलाम मुनीर शिकबावादी। कब आई है, तो 1982 में आई। इसको डॉक्टर ज़हरा बेगम ने 200 सफ़ात पर लिखा है। तो ये भी याद रखिए, डॉक्टर जो ज़हरा बेगम हैं उन्होंने 200 पेज पे 1982 में मुनीर शिकबावादी की सवानें लिखी है इंतखाबे कलाम मुनीर शिकबावादी के नाम से। ये याद रखने वाली बात है। अगला है कि इनका लक़ब याद रखिएगा, 1857 का मुजाहिद इन्हें कहा गया है। 1857 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 1800 जंग आज़ादी में जो जंग आज़ादी जो लड़ी गई 1857 की, उसका मुजाहिद किसे कहा गया, तो मुनीर शिकबावादी। अब कुछ अहम सवालात जो हैं उनके सवाल और जवाब हम आपके सामने रखेंगे। आप अगर पहली बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बता दें कि इससे पहले की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं पूरी ताकत लगा देता हूं ऐसे क्वेश्चन लाने की जो एग्ज़ाम में आएँ और आपको अमूमन बुक में नहीं मिलते हैं। अब यहाँ से देखिए सवाल है, जदीद गज़ल किसकी तसनीफ़ है, तो जदीद गज़ल ये तसनीफ़ नसरी तसनीफ़ है, रशीद अहमद सिद्दीकी की आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दास्तान ज़बान उर्दू 1916 किसकी तसनीफ़ है, तो शौकत सब्ज़बारी का नाम आपको याद रखना है, इसकी तसानीफ़ें पूछी जाती रहती हैं। तो दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़बारी का नाम याद रहे। अब ये एक कॉल है जो आपको याद रखना चाहिए, कॉल है अनीस दबीर का कोई जवाब नहीं, उनके मरसियत तक पहुंचना अब नामुमकिन है। अनीस दबीर का कोई जवाब नहीं, उनके मरसियत तक पहुंचना नामुमकिन है। ये बात कौन कह रहा है, उर्दू के मायानाज़ शायर हैं मिर्ज़ा गालिब का ये कॉल है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। मुख्तसर अफ़साने की इब्तदा करने वाले, कहाँ, अंग्रेज़ी में, उर्दू में नहीं। उर्दू में तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इख्तलाफ है, लेकिन मुख्तसर अफ़साने की इब्तदा करने वाले में जो है वाशिंगटन इरविन, इनका नाम याद रखिए। वाशिंगटन इरविन जो हैं इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, तो इनका ताल्लुक़ है अमेरिका से। ये सवाल पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है और यूपी टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आप देख लीजिएगा नाम, उम्मीद करता हूँ मालूम याद रहेगा। वाशिंगटन इरविन का नाम जो है वो कहाँ है, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, खुतूत निगारी में अपने हम असर के लिए किन, यानी जब हम खुतूत लिखते हैं
तो उसमें जो हम अपने साथी यानी अपने फ्रेंड यानी हम उम्र को जब ख़त लिखते हैं तो उसमें जो अलकाब लिखा जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा अच्छे अलकाब लिखने का काम उर्दू में और आसान अलकाब लिखने का काम गालिब ने किया। मेरी जान है, मेहरबान है, दोस्तां है या जाने जाना है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अलकाब में। तो ये अलकाब जो है हम उम्र के लिए जब लिखा जाता है तो उसमें किस तरह का अल्फाज इस्तेमाल होंगे, तमाम उम्र के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं अलकाब, ये भी याद रखिएगा। तो हम उम्र के लिए जो लिखे जाएंगे वो मेहरबान के नाम से लिखे जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। मेहरबान भी हो सकता है, जाने जाना हो सकता है, मेरी जान हो सकता है, इस तरह के अल्फाज लिख दिए जाते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं कि मेरी जान आप किसी मतलब जो है लड़की को ही कह रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को भी कह सकते हैं। अमूमन यही कॉल मेरा भी है, मैं भी अपनी मेरी जान कहता हूँ अपने सारे फ्रेंड को। चलता है अगला सवाल, देखिए ये थोड़ा सा एक सवाल छूट गया। सवाल देखिए, मेरा पसंदीदा खेल, ये इंशाया है, ठीक है। बाग की सैर, ये भी इंशाया है। ये किस तरह के मज़मून हैं, किस तरह के ये मज़मून हैं, सॉरी। मेरा पसंदीदा खेल और बाग की सैर ये किस तरह के हैं, तो हिकाया मज़मून हैं। मज़मूनों की मैंने इससे पहले की वीडियो में बात की थी, किस तरह के होते हैं। फ़िक्री मज़मून होते हैं और इसके बाद में तफसीली मज़मून होते हैं, हिकायती मज़मून, ये तमाम चीज़ें, बयानिया मज़मून, ये सब चीज़ें बात कर चुके हैं। तो ये है हिकाया मज़मून, क्योंकि मेरी पसंदीदा खेल, मेरा पसंदीदा खेल एक हिकाया, एक कहानी टाइप की है। बाग की सैर ये भी एक कहानी टाइप की है। तो लेकिन बाग की सैर जो है इसको बयानिया मत लगा देना। अगला है सराय का नक्शा, ये याद रखिएगा। खलील ख़ान फाख्ता, ये याद रखिएगा। और बातों की बातें, ये याद रखिएगा। तो ये तीन जो तसानीफ़ें हैं ये किसकी हैं, पूछी जाती रहती हैं। ये सराय का नक्शा, खलील ख़ान फाख्ता और बातों की बातें, ये तसानीफ़ें हैं मीर बाकर अली की, ये याद रखिएगा। और मीर बाकर अली की थोड़ी सी डिटेल पढ़िएगा। और जो मैंने टॉपिक दिए थे, आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ से सवाल हो सकते हैं जो आपको टफ़ पड़ेंगे और आ भी सकते हैं टीजीटी में, उन पे अमूमन मैं एक एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। वरस्तु पे, अख्तर शिरानी, महमूद शिरानी पे बात हो चुकी है, आज मोनीश इकबाल आबादी पे भी बात कर दी है। इस तरह से सभी पे बात कर लेंगे। अब मुंशी प्रेमचंद से एक नया सवाल। मुंशी प्रेमचंद ने तिलस्म होशो रुबा, ये एक दास्तान है। ये दास्तान मुंशी प्रेमचंद ने किस उम्र में, यानी कितनी इनकी आयु थी जब इन्होंने इसको पढ़ लिया था, क्योंकि वह टफ़ है इसको पढ़ना। तो ये इन्होंने 13 साल की उम्र में पढ़ा था। ये भी सवाल आ चुका है टीजीटी में, जब भी मैंने आपके सामने रखा है। अगला सवाल देखिए, नज़ीर अहमद यानी डिप्टी नज़ीर अहमद ने इंडियन पेनल कोड IPC की धारा, वही ताजराते हिंद के नाम से जो किया है, तो इसका जो उर्दू में तर्जुमा इन्होंने किया है, तो उससे खुश होकर अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें किस ओहदे पर फाइज किया था। ये डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और तमाम ओहदों पर रहे हैं। तो पैनल कोड की तारीफ जब इन्होंने तर्जुमा किया तो उससे खुश होकर के इनको तहसीलदार बनाया गया था। तहसीलदार आई थिंक कानून गो अधिकारी होता है प्रेजेंट टाइम में। अगला सवाल है, किस दुश्वारी की बना पर, किस दुश्वारी की बना पर, टीजीटी वाले इस पर गौर कीजिए, बहुत अहम है सवाल। किस बना पर खुदा और जुदा के दरमियान पढ़ते वक्त फ़र्क नहीं कर पाते हैं, यानी खुदा को जुदा, जुदा को खुदा अमूमन जल्दी में पढ़ जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये खामी जो है वो क्या कहेगी, तो ये कहेगी डिसलेक्सिया। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया जो है, सही कर देते हैं इसको। अब याद रखिएगा, ऐसे है डिसलेक्सिया। तो ये खूबी खामी जो होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है, कि जहाँ पे दिमाग, नज़र कुछ देखती है और दिमाग उसको ज़बान से अदा कुछ और करवा देता है। आगे, मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ वजूद में कब आई है, तो ये आई है 1886 में, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, मकाला से क्या मुराद है। मकाला से मुराद है बाहमी कलाम होना। अच्छा, कम्युनिटी पोस्ट पे एक मज़ेदार बात बताता हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन डाला था कि हाली की पैदाइश कब हुई है, और उसमें आंसर मैंने गलत जानबूझ कर दिया 1830। 1837 में उनकी पैदाइश हुई है।
6-7 बच्चे हैं, उनके नाम मैं नहीं याद कर पाया, ना तो नोट कर पाया हूँ। उन्होंने सही जवाब दिया, कमेंट करके बताया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात है। बाकी आधे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, मुझे सब पता चलता रहता है, आंसर जो होता है वो लगाते हैं, और लगाने के बाद में जब उनका गलत निकल जाता है तो जो सही होता है उसको अपनी दिखाने के लिए कमेंट कर देते हैं, कमेंट करने लिख देते हैं कि इसका आंसर फ़लाना सही है, जो सही मैंने बताया मतलब उसमें दे रखा होता है। तो यही देखना मैं चाह रहा था, इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो नकलची हैं, देख लेते हैं, नकल कर लेते हैं ऊपर से, बाद में अपनी शेखी बघाड़ने के लिए कमेंट कर देते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। मुझे पता चल जाता है कि तुमने पहले गलत लगाया है, बाद में आंसर तुमने सही इसलिए लिखा है क्योंकि तुम दिखाना चाह रहे हो कमेंट में कि हम होशियार हैं। ऐसे अगर बच्चे हो तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, बस इतना समझिए। आप बिल्कुल लड़ जाइए, अगर क्वेश्चन आपको पता है, ये मत समझिए कि मैंने डाला है तो सही है। अगर आपको लगता है दलील आपके पास है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मैंने जानबूझ के गलत सिर्फ ये जांच करने के लिए कहा था, ये पहली बार ऐसा किया है। मुझे बहुत पहले से ही शक था, कम से कम 30 से 35 बच्चों पे मुझे शक है जो ये कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसी सिन्फ जिसकी अहम ऐसी सिन्फ जिसकी अहम गैर अहम बाकी है, सिन्फ जिसकी अहम और गैर अहम किसी जज्बे या ख्याल को पुर लुत्फ़ अंदाज में बयान किया जाए, क्या कहते हैं? तो ऐसी सिन्फ कौन सी होगी जिसमें अहम और गैर अहम बाक़िए को जज्बे या ख़याल को पुर लुत्फ़ अंदाज में बयान किया जाए, तो उसको कहेंगे इंशाया। याद रखिएगा, इंशाया की तारीफ़। भरत मुनि, इसमें भारत मुनि लिख दिया, भरत होगा भरत। भरत मुनि ने ड्रामे के लिए उसूल बाज़ा किए हैं, वो कितने हैं? अरस्तु के कितने? 6, लेकिन भरत मुनि के 5 हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। सवाल है अमानत, एक जो है नसरी तसनीफ़ है और साथ में है खोटा सिक्का। तो अमानत और खोटा सिक्का ये नसरी तसनीफ़ जो हैं, नसरी एतबार से हैं क्या? तो इनकी सिनफ़ी हैसियत पूछी गई है। दरअसल अमानत और खोटा सिक्का ये दोनों जो हैं वो ड्रामे हैं, ये याद रखिएगा। आगे है रूप अनूप। रूप अनूप ये किसकी तसनीफ़ है और सिनफ़ी हैसियत क्या है? बहुत पूछा गया, तो याद रखिएगा ये रतन सिंह की लिखी हुई तसनीफ़ है रूप अनूप। और दोहे जो होते हैं हिंदी के, उन दोहे 2 मिसरों में मुकम्मल बात की जाती है। इसको मुनफर्द जो है अशार कह सकते हैं उर्दू में, उसका मजमुआ है ये याद रखिएगा। आगे कन्हैया लाल कपूर ने अपनी अदबी सफ़र की शुरुआत किस तसनीफ़ से की है? तो उन्होंने सबसे पहले किस तसनीफ़ से शुरुआत की है? खफ़खान, जो याद रखिएगा, खफ़खान जो है उसी से इन्होंने शुरुआत की है। अगला सवाल है किसने सबसे ज़्यादा अदब इत्फ़ाल पर तवज्जो दी? देखिए ये सवाल थोड़ा नया तरह का मैंने बताया है कि अदब इत्फ़ाल की बातें सबसे ज़्यादा किसने किताबें लिखी? तो इत्फ़ाल माने होता बच्चों, बच्चा, तो बच्चे जो होते हैं उनके लिए किताबें नहीं, दरसी किताबें सबसे ज़्यादा बताया जाता है किसने लिखी? इस्माइल मेरठी ने। तो मैंने उसको कर दिया है अदब इत्फ़ाल, याद रखिएगा किसने लिखी है। लफ्ज़ों पर भी गौर कीजिए। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? ये सवाल देखिए, ये पूछा जा चुका है। तो रॉबिन हुड जो है उसके कारनामे याद आते हैं, जादुई टाइप का रॉबिन हुड, जिस तरह से वो क्रिश मूवी आई थी उसकी, क्या कहते हैं, ऋतिक रोशन की, वही वाला जो अंदाज़ होता है, उड़ गए एकदम बिल्कुल हवा में, या कुछ और तरह से कर दिया, उस तरह से रॉबिन हुड। अगला सवाल है किसके ख़ानदान को पीरज़ादा कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किसके ख़ानदान को पीरज़ादा कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद के ख़ानदान को पीरज़ादा कहा जाता है। मीर बाकर अली कहाँ के आखिरी दास्तान को तस्लीम किए जाते हैं? तो आखिरी दास्तान को मीर बाकर तस्लीम किए जाते हैं कहाँ के? तो ये किया जाते हैं दिल्ली के, याद रखिएगा, आंसर आपका होगा दिल्ली। उर्दू का ताल्लुक़ किस अपभ्रंश से जाकर मिलता है? तो किस अपभ्रंश से मिलता है? शौर सैनी का, याद रखिए, शौर सैनी अपभ्रंश जो मथुरा के पास बोली जाती है उससे ताल्लुक़ मिलता है, क्योंकि इसी से ब्रज निकली है। उर्दू का मस्कन दो आबो गंगो जमन से है, ये कौल किसका है? तो ये जो है वो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का है,
और याद रखिएगा 2 आब जो गंगो जमन है, ये 2 आब गंगा और जमुना जो मिलने का और इसके बीच का जो एरिया है ये मथुरा का ही एरिया है। मथुरा, भरतपुर और भारत में जो है वो तमाम जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं उनको दोआब में माना जाता है। मेरे वहाँ शाहजहांपुर तक को दोआब कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे, इकबाल को मुल्कुश शोरा के ख़िताब से किसने नवाजा? तो इकबाल को मुल्कुश शोरा, देखिए ये भी सवाल नया तरह का है। इकबाल को मुल्कुश शोरा का ख़िताब किसने दिया था? मियाँ निज़ामुद्दीन ने। और अंजुमन हिमायत इस्लाम जो हुआ करती, जिसके सदर भी रहे इकबाल, उनको 17वीं मजलिस में यह दिया है, जलसे में दिया है, ये भी याद रखिएगा। सवाल है, किस सिन्फ को अहद जदीद की सिन्फ कहा जाता है? वीडियो छोड़ के मत भागा कीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरे क्वेश्चन जो नहीं पता उसको नोट कीजिए। इसकी PDF लेने के लिए आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करोगे तो आपको जुड़ सकते हो मेरे चैनल से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो किस सिन्फ जो है उसको अहद जदीद की सिन्फ कहा गया? नावल को, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, मीर बाकर अली की दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम मुकर्रर किए गए तो कौन? मीर बाकर जो है दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम थे, पटना बिहार में मुकर्रर किए गए थे, ये भी याद रखिए। रहने वाली ये दिल्ली के। अगला है, सांसों का संगीत किसका नावल है? सांसों का संगीत तो रतन सिंह का है, ये भी याद रखिए। शायर भी थे और नस्र निगार भी। तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तारीख़ ज़बान उर्दू तो ये है, यहाँ पे गलत है, नसीर अहमद ख़ान की है, इसको सही कीजिए। आपका सही आंसर इसमें यही रहेगा, नसीर अहमद ख़ान, याद रखिएगा, गलत हो गया था। और अगला सवाल देखिए, ये भी थोड़ा सा नया सवाल है। सहरा की दुआ, सहरा की दुआ एक मशहूर नज़म, तवील नज़म है, तो ये किससे माखूज़ है? सहरा की दुआ किस मशहूर तवील नज़म से माखूज़ है? तो सहरा की दुआ जो है वो किस मशहूर नज़म से माखूज़ है? शाहनामा इस्लाम से। शाहनामा इस्लाम याद रखिए, उसी से माखूज़ है। हाफिज़ जलंधरी की नज़म है शायद। अगला है, आखिरी आज का सवाल है, बस यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सवाल ये है कि मोहम्मद आदिल शाह का दौर क्या है? तो इसका दौर याद रखिए, मोहम्मद आदिल शाह का जो दौर था वो 1626 से 1656 के दरमियान का था, ये आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का इंतखाब आपको पसंद आया होगा। कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। और ये जो माई क्वेश्चन आते हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम सवाल होते हैं, और इनको पाने के लिए मैंने बताया है कि आप व्हाट्सएप पे जब जुड़े होंगे तो इसका PDF वहाँ मैं शेयर कर देता हूँ। आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।